नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्लास नंबर 7 है और कार्तिकेयपुर राजवंश का दूसरा भाग हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहली क्लास में हमने यानी कि इसके पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। हमने सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश में इसका देखा था और कितने नरेशों ने यहाँ पर शासन किया। तो इसके 14 नरेशों ने शासन किया। कितने नरेशों ने? 14 नरेशों ने शासन किया और 3 अलग अलग परिवार में बंटकर इन्होंने शासन किया। प्रथम परिवार, सेकंड परिवार और थर्ड परिवार। इन तीनों परिवारों ने मिलकर लगभग 300 साल तक इन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। ठीक है जी। इसका जो प्रथम संस्थापक था इस वंश का, जो कार्तिकेयपुर राजवंश का, वो था आपका बसंत देव। ठीक है जी। बसंत देव ने इस वंश की स्थापना की थी लगभग 700 ईस्वी के आसपास। और इसके हमने ताम्रपत्र भी देख लिए थे, किस भाषा में लिखे हुए हैं और किस जो है वो किस भाषा का उपयोग किया गया है और किस लिपि में लिखे गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपका, वो होगा इसका प्रथम परिवार। हमने पूरा कर लिया था। प्रथम परिवार के अंदर हमने देख लिया था कि इसके अंदर कौन कौन से राजा थे और उन्होंने क्या क्या काम किया। आज का हमारा टॉपिक है इसका सेकंड परिवार। आप हेडिंग डाल लेंगे इसका द्वितीय परिवार। ठीक है जी। मेन टॉपिक है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। ये आपका मुख्य टॉपिक है और इसके अंदर आपका जो है यह हेडिंग बनानी है आपको, इसका कार्तिकेयपुर राजवंश का द्वितीय परिवार। ठीक है जी। शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि द्वितीय परिवार के अंदर कौन कौन से राजा हुए और किस तरह से उन्होंने शासन किया। तो हमने जो पिछली क्लास समाप्त की थी वो की थी आपकी जो है उसके धर्मपाल के आक्रमण के बाद। उत्तराखंड पे धर्मपाल का आक्रमण हुआ, तब कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन चल रहा था और जो भुवन राजदेव के समय उसने आक्रमण किया था और जो हुआ था यहाँ पर पहला परिवार समाप्त हो गया था। फिर आता आपका द्वितीय परिवार। द्वितीय परिवार का जो राजा था आपका निम्बरदेव या निम्बरदेव ने निम्बर वंश की स्थापना की थी। तो इसने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ये किसी के अधीन काम नहीं करना चाहता था। ठीक है जी। निम्बरदेव ने क्या किया था, ये इसे शत्रुहंता भी कहा जाता था और ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म को ये अपनी सबसे ऊपर पहुंच पे रखता था, इसके बाद ये किसी धर्म को नहीं मानता था। ठीक है जी। और इसने जो है धर्मपाल जब आक्रमण कर रहा था उत्तराखंड पर, तो इसने क्या किया था, इसने पालों के साथ संधि कर ली थी और उनके साथ मिलकर इसने अपना राज्य विस्तार किया और अपना शासन चलाया था। ठीक है जी। तो आप इसमें पहला हेडिंग डाल दिए दूसरे परिवार के अंदर, इसमें पहला हेडिंग डाल दे आप निम्बर वंश। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से राजा हुए और किस राजा ने क्या योगदान दिया। ठीक है जी। इसमें लिखे आप इसका संस्थापक, निम्बर वंश का संस्थापक निम्बरदेव था। निम्बर वंश का संस्थापक निम्बरदेव था। निम्बर वंश का संस्थापक निम्बरदेव था, जिसे जिसे शत्रुहंता भी कहा जाता था। जिसे शत्रुहंता भी कहा जाता था। सेकंड पॉइंट लिखा आप इसका, निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख। निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है। निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलता है, जिसकी भाषा संस्कृत है। जिसकी भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, निम्बरदेव शैव धर्म को मानता था। निम्बरदेव शैव धर्म को मानता था। इसने पालों के साथ, सेकंड पॉइंट, इसने पालों के साथ संधि की थी। इसने पालों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट राजा लिखे अब आप, इसके बारे में इतना ही है, इष्टगण देव। इस वंश का जो है आपका वो दूसरा राजा है, इसके बारे में देखेंगे हम। इष्टगण देव।
इसमें लिखे पहला पॉइंट, इसका संबंध भी शैव धर्म से है। इसका संबंध भी शैव धर्म से है। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसने क्या किया था, इसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यानी कि जो उत्तराखंड का जो आप नक्शा देखते हैं आज वर्तमान में, इसने क्या किया था, इस पूरे को एक करने की कोशिश की थी। ठीक है जी। तो लिखे इसमें, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर लेता है, आपसे पूछ लेता है कि समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा इष्टगण देव। इसने क्या किया था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट लिखा अब इसके बाद, इष्टगण ने जागेश्वर में निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया था। इष्टगण ने जागेश्वर में निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया था। सबसे पहले लिखे आप लकुलीस नटराज। लकुलीस। दूसरा लिखे नटराज। नटराज। तीसरा लिखे नवदुर्गा। नवदुर्गा। फोर्थ लिखे महिष मार्दिनी। महिष मार्दिनी। पूरा पॉइंट मैं दोबारा से बोल देता हूं कि इष्टगण ने निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया था। सबसे पहला लकुलीस मंदिर, दूसरा नटराज मंदिर, तीसरा नवदुर्गा मंदिर, फोर्थ नंबर का है आपका महिष मर्दनी मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, इसकी पत्नी का नाम धरा देवी था। इसकी पत्नी का नाम धरा देवी था। इसकी पत्नी का नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक राजा होगा आपका ललित सुरदेव। ललित सुरदेव इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा हो जाता है और इस वंश का सबसे महान राजा भी इसे इतिहासकारों ने कहा है। ललित सुरदेव ने क्या किया, ये सबसे बड़ा निर्माता था। इसके टाइम पर जो है ललित सुरदेव के टाइम पर क्या था, इसने सबसे ज्यादा ताम्रपत्र इसी के काल के हमें मिलते हैं, इसी ने लिखवाए थे। ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र मिलते हैं हमें वो ललित सुरदेव के ही मिलते हैं। ठीक है जी। और इसने क्या था कि इसने एक बहुत बड़ी उपाधि धारण की थी। ललित सुरदेव ने एक बहुत बड़ी उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण। ये पूरी उपाधि इस अकेले ने ले रखी थी, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे महान राजा या जो है निर्माणकर्ता कहा है। इसकी राजधानी थी, जो आपकी उपाधि थी, दोबारा फिर सुन लीजिए, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण। ठीक है जी। और इसकी पत्नी हुई, उनका योगदान इतिहास में रहा, उन्होंने कुछ बनवाया, इसलिए हमने पहले इसकी पत्नी लिखवाई इष्टगण की जो धरा देवी थी, उसके बाद हम ललित सुरदेव की भी पत्नी का नाम लिखवाएंगे जो उन्होंने योगदान किया, उससे भी, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। अब आप इसका यहीं पर पूरा हो जाता है। अब आप तीसरा राजा लिखे इसी वंश का, वो होगा आपका ललित सुरदेव। ललित सुरदेव। ठीक है जी। इसमें लिखे आप, इसे महान निर्माता कहा जाता है। इसे महान निर्माता कहा जाता है। इसे महान निर्माता कहा जाता है। इन सभी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र, इन सभी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुरदेव के प्राप्त हुए हैं। इन सभी राजाओं में सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सुरदेव के प्राप्त हुए हैं। ललित सुरदेव के प्राप्त हुए हैं। इसकी उपाधि लिख लीजिए। इसकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण थी। परम ब्राह्मण थी। ठीक है जी। इसकी उपाधि जो थी, इतनी बड़ी उपाधि इसने ले रखी थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम ब्राह्मण।
ये बताना चाहता था कि मैं महानों में महान और राजाओं का राजा हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी, कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा ललित सुरदेव था। कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी राजा ललित सुरदेव था, जिसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, जिसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे काली कलंक, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे काली कलंक तथा धरती के उद्धार के लिए, धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार बताया गया है। धरती के उद्धार के लिए 12वां अवतार बताया गया है। यानी कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, जो बताया जाता है कि इसी ने लिखवाया था, और जो लिखा था, जो इसके लेखक था वो गंगा भद्र था। तो इसमें क्या बताया गया है इसे, कि ये पृथ्वी के उद्धार के लिए जो था, ये 12वां अवतार था। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप इसमें, ललित सुरदेव के समय देवपाल ने आक्रमण किया था। ललित सुरदेव के समय देवपाल ने आक्रमण किया था। ललित सुरदेव के समय देवपाल ने आक्रमण किया था, जो एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जो एक संधि के साथ समाप्त हुआ। ललित सुरदेव की जानकारी, नेक्स्ट पॉइंट, ललित सुरदेव की जानकारी, ललित सुरदेव की जानकारी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। ललित सुरदेव की, नेक्स्ट पॉइंट, 2 पत्नियां थी। वही जो मैं बता रहा था आपको कि पत्नी का नाम क्यों लिखवाया जा रहा है, वो इसलिए लिखवाया जा रहा था। अब देखो आप, ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थी। नंबर 1 लया देवी, नंबर 2 श्यामा देवी। लया देवी, नंबर 2 श्यामा देवी। और जो है हमारे इंपॉर्टेंट वो हो जाती है हमारे लिए आपकी जो है श्यामा देवी, क्योंकि इसने मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कभी कभी एग्जामिनर जो क्या करता है, वो इस मंदिर के बारे में पूछ लेता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, या किसकी पत्नी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार या बनवाया गया था। ठीक है जी। ललित सुरदेव की 2 पत्नियां थी, लया देवी, नंबर 2 श्यामा देवी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब, श्यामा देवी ने नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। श्यामा देवी ने नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था श्यामा देवी ने? नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप, ललित सुरदेव के पुत्र, ललित सुरदेव का पुत्र, ललित सुरदेव का पुत्र सुजान देव, ललित सुरदेव का पुत्र सुजान देव ने गंगोली बसाया था। गंगोली बसाया था। सुजान देव ने कौन सा शहर बसाया था? सुजान देव ने बसाया था आपका गंगोली। गंगोली बसाया था। नोट करके एक पॉइंट लिखो अब आप, क्या करके? नोट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है जी, इस पे खास ध्यान देना है आपको। इसमें लिखो आप नोट में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सुरदेव का है। ठीक है जी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सुरदेव का है तथा इसका लेखक, तथा इसका लेखक, तथा इसका लेखक गंगाभद्र है, तथा इसका लेखक गंगाभद्र है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सुरदेव का है
तथा इसका लेखक गंगाभद्र है। अब आप बताओ मुझे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आप कोई किताब लिखवा रहे हैं अपने अधीन, तो आप जो किताब लिखवा रहे हैं अपनी बायोग्राफी के ऊपर, तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपनी तारीफ लिखवाएंगे। मान लीजिए आप राजा हैं कहीं के, तो आप क्या लिखवाएंगे कि मैंने ये राज्य जीत लिया, इतनी सेना के साथ जीता, दूसरे राज्य का जो राजा था मैंने उसे घुटनों पे लेटा दिया, उसका सर जो है तलवार से मैंने अलग कर दिया, मैंने अनेक मंदिर बनवाए, मैंने अनेक इमारतें बनवाई और मैंने ये उपाधि ली। मतलब अपनी जो मेन पॉइंट पे आए तो हम बात करेंगे, अपनी तारीफ उसके अंदर वो करवाएगा। ठीक है जी। तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है जिसमें बताया गया है कि इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि ली, और इसने क्या बताया गया है कि इसे 12वां अवतार बताया गया है धरती के उद्धार के लिए, मतलब इसकी इतनी प्रशंसा की गई है उसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इतिहास में किसी एक पक्ष की तरफ जो है वो ज्यादा झुक जाता है। ठीक है जी। इतना बताना चाहता हूं कि आपको, जो राजाओं के लेखक होते थे वो राजा के पक्ष में लिखते थे इतिहास को। ठीक है। उस इतिहास को पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है वो प्रमाणिक होता है कि इतना नहीं होगा, कम से कम इतना तो होगा ही। ठीक है जी। अब आप दूसरा राजा लिखे इसका, 4th नंबर का, सेकंड परिवार का, वो है आपका भूदेव। भूदेव के बारे में हम जानेंगे कि भूदेव ने भी इसमें क्या किया था। ये इस वंश का यानी कि द्वितीय परिवार का आखिरी राजा है। ठीक है जी। इसके बारे में लिखे, ये निंबर वंश का अंतिम शासक है। ये निंबर वंश का अंतिम शासक है। ये निंबर वंश का अंतिम शासक है। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप, ये मंदिर कहां स्थित है। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जिले के, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में स्थित है। यह मंदिर, नेक्स्ट पॉइंट, यह मंदिर 1150 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर 1150 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप इंपोर्टेंट करके, बागेश्वर लेक, बागेश्वर लेक भूदेव का है। बागेश्वर लेक भूदेव का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप, यह पक्का ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते नहीं, कट्टर ब्राह्मण। हाँ, तो जो भूदेव था, मैं आपको बता दूं, भूदेव कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार का आखिरी राजा था। ये एक कट्टर ब्राह्मण था। कट्टर ब्राह्मण का मतलब ये है कि ये जो है हिंदू धर्म को बहुत मानता था, और जो है इसने जो है बौद्ध धर्म जो उस टाइम पर थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जो फैल रहा था, इसने उसका विरोध किया, उसे दबाने का काम किया था। किसने किया था? वो किया था आपके भूदेव ने। भूदेव ने बौद्ध धर्म का जो है वो विरोध किया था, और ये तो उत्तराखंड में था। अगर हम बात करें भारत के इतिहास में, तो भारत के इतिहास में एक शशांक राजा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको इसके प्रमाण देता हूं। ये आपकी तृतीय संस्करण की भारतीय कला एवं संस्कृति की पुस्तक है, आप देख लीजिए। इसके लास्ट में लिखा हुआ है आपका, मैं आपको इसका पॉइंट बता देता हूं। मैं इसमें क्या लिखा हुआ है, शशांक ने हिंदू धर्म का पालन किया और वे बौद्ध धर्म के बड़े दमनकर्ता थे, यह माने जाते हैं। शशांक ने बंगाल में बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। जो बंगाल में स्तूप होते थे, जो बंगाल के अंदर भगवान बुद्ध के, उन्हें इसने नष्ट किया था। और शशांक एक प्रसिद्ध बोधि वृक्ष काटने के लिए भी प्रतिष्ठित है। जहां बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
बाद में उस स्थान पर एक नया वृक्ष लगाया गया था। ठीक है जी, यानी कि इसमें बताया गया है कि शशांक जो है वो हिंदू धर्म को इतना मानता था कि उसने बौद्ध धर्म का बहुत जोर से विरोध किया और इसने बंगाल में जो इसके वो थे स्तूप थे उनको भी नष्ट कर दिया और जो बोधि वृक्ष था जिसमें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को भी इसने कटवा दिया था और वहां दूसरा वृक्ष लगाया था। ठीक है जी, ये दो राजा मैंने आपको बताया, भारत के इतिहास में शशांक है और आपका उत्तराखंड के इतिहास में भूदेव का। पॉइंट लिख लिया आपने कि ये पक्का ब्राह्मण था, इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट लिखिए इस राजा का, इसे राजाओं का राजा कहा जाता था। इसे राजाओं का राजा कहा जाता था। इसने कोई इतनी बड़ी उपाधि नहीं ली थी लेकिन फिर भी इसे क्या कहा जाता है, इसे राजाओं का राजा कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए आप, अब इस वंश का जो है आखिरी परिवार चलेगा, अब तृतीय परिवार, थर्ड परिवार, ये इस वंश का आखिरी परिवार है और यहां पर ये वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस तो अब देखिए हम आपका जो है तृतीय परिवार है, इसमें सबसे पहला लिखिए आप, पहला राजा जो है आपका या पहला वंश जो है सलोना द्वितीय वंश। ठीक है जी, पहला वंश लिखिए आप सलोना द्वितीय वंश, सलोना द्वितीय वंश। ठीक है जी, इसमें लिखे पहला पॉइंट, इसका संस्थापक सलोना द्वितीय ही था। इसका संस्थापक सलोना द्वितीय राजा था। इसका संस्थापक सलोना द्वितीय राजा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप, यह शैव धर्म को मानता था। यह शैव धर्म को मानता था जो नंदा देवी की पूजा करता था। यह शैव धर्म को मानता था जो नंदा देवी की पूजा करता था। नेक्स्ट लिखा आप, इसे अपनी भुजाओं की शक्तियों से, इसने अपनी भुजाओं की शक्तियों से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला बताया जाता है। शत्रु के व्यूह को, शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप, तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर, तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र लेखों से ज्ञात होता है। तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर पत्रों के लेखों से ज्ञात होता है कि निम्बर वंश के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर या कार्तिकेयपुर पर, निम्बर वंश के बाद कार्तिकेयपुर पर सलोना द्वितीय वंश का शासन था। सलोना द्वितीय वंश का शासन था। ठीक है जी, इसमें लिखे अब आप, ये हो गया इसका, इसमें लिखे आप इसका दूसरा जो राजा है वो आपका इच्छट देव, इच्छट देव। ठीक है जी, पहला राजा आपका सलोना द्वितीय था, इसी ने इस वंश की स्थापना की थी। इसका दूसरा राजा आपका इच्छट देव है। ठीक है जी, इसमें लिखे अब आप, इसे सलोना द्वितीय वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक याद रखना, आप कभी एग्जामिनर जो है पूछ लेता है सलोना द्वितीय वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। अगर वैसे ही डायरेक्ट पूछ ले कि इस वंश का संस्थापक कौन है तो वो होगा आपका सलोना द्वितीय। ठीक है जी, और अगर पूछ ले कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वास्तविक संस्थापक जो है वो आपका इच्छट देव को माना गया है एग्जामिनर ने। ठीक है जी, इसे सलोना द्वितीय वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ब्राह्मण भगत शासक था। यह ब्राह्मण भगत शासक था। यह ब्राह्मण भगत शासक था। इसकी रानी का नाम सिंधु देवी था। इसकी रानी का नाम सिंधु देवी था। इसका राज्य वर्तमान यानी कि जो इसका राज्य जो जहां लग फैला हुआ था वर्तमान में वो क्षेत्र किस किस जिले के अंदर आता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका राज्य वर्तमान चंपावत पिथौरागढ़ क्षेत्र में विस्तारित था। चंपावत
पिथौरागढ़ क्षेत्र में विस्तारित था। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप, विस्तारित था। अब आप इसके लिखे अब तीसरा राजा। ये पूरा हो गया यहाँ पे इसका तीसरा राजा, और तीसरे राजे पे आप इंपोर्टेंट कर ले ऐसे, क्योंकि ये राजा जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है इस वंश का, तृतीय परिवार का, और वह देशट देव। देशट देव, ठीक है जी। इसने इतिहास में अच्छा खासा योगदान रहा है, इसका लंबा शासन रहा है, बहुत कुछ करवाया है, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनर कभी से भी पूछ लेता है इसके बारे में कुछ भी। तो इसमें लिखे आप, इसे शत्रुओं के समस्त, इसे शत्रुओं के समस्त कुंजकरों को नष्ट करने वाला बताया जाता है। कुंजकरों को नष्ट करने वाला बताया जाता है। इसे शत्रुओं के समस्त कुंजकरों को नष्ट करने वाला बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इसने पाल शासक महिपाल के विरुद्ध, इसने पाल शासक महिपाल के विरुद्ध अभियान चलाया था। इसने पाल शासक महिपाल के विरुद्ध अभियान चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, यह नरेश दीन दुखियों का रक्षक एवं, यह नरेश दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दानदाता कहा गया, यानी कि सोना दान देने वाला कहा गया। ठीक है जी। यह नरेश दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दानदाता कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इसका चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र है। इसका चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र है। इसका चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र है। फिर लिखे आप दूसरा राजा आपका 4th नंबर का, पद्मदेव। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पद्मदेव, इसमें लिखे आप, इसने अपने 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। इसने अपने 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। इसने अपने 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपने बल से सभी सीमाओं को विजय कर लिया था। एग्जामिनर पूछ लेता आपसे कि वो कौन सा राजा था कार्तिकेयपुर राजवंश का जिसने अपने बल से सभी सीमाओं को विजय कर लिया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो राजा जो था वो पद्मदेव था। पद्मदेव एकमात्र ऐसा राजा था जिसने समस्त सीमाओं को जो है वो विजय कर लिया था। इसने अपने बल से सभी सीमाओं को विजय कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने निम्न स्थानों पर मंदिर बनवाए। इसने निम्न स्थानों पर मंदिर बनवाए। नंबर एक बेहट, नंबर 2 जोशीमठ, नंबर 3 नाला। ठीक है जी, नाला। इसने निम्न स्थानों पर मंदिर बनवाए, बेहट, जोशीमठ, नाला। लास्ट राजा और इस वंश का लास्ट शासक रह गया आपका, वो है आपका सुभिक्ष राज। सुभिक्ष राजदेव हैं जी, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है जी, ये इस वंश का आखिरी शासक है। इसके बारे में अभी देखेंगे, हम अभी खत्म करेंगे। पहले मैं आपसे कुछ बात कर लूं। जो बच्चे जो है क्या के तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं जो आपको नोट्स बनवा रहा हूं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि 4 से 5 किताबों और नोट्स से मिलकर बनाए गए हैं। और आपका लोअर पीसीएस का 11 मई को एग्जाम भी आ गया है।
ठीक है जी। वो उसकी भी तैयारी आपकी अच्छी खासी उम्मीद करता हूँ चल रही होगी। अब लिखो चलो सुभिक्ष राजदेव में, इसमें लिखो आप, ये कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। ये कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। तीसरे परिवार का याद रखना, बाकी उन दो परिवार जो हैं उनके अलग अलग राजा हुए, ये तीसरे परिवार का अंतिम राजा था। ये कार्तिकेयपुर राजवंश का तीसरे परिवार, 4 लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेते हैं आप, तीसरे परिवार का अंतिम राजा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब, इसने अपने नाम से सुभिक्षपुर बसाया था, जिसे तपोवन कहा जाता है। सुभिक्षपुर तपोवन बसाया था, इसी को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी का जिक्र केवल इसी वंश के अंदर हुआ है, केवल इसी राजा के अंदर, तो आप याद रखेंगे, एग्जामिनर का ध्यान जा सकता है इस पर। ठीक है, इसने अपने नाम से सुभिक्षपुर तपोवन बसाया, जिसने इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख, कालांतर में इसके वंशज नरसिंह देव द्वारा बैजनाथ में हस्तांतरित कर दिए गए। कालांतर में इसके वंशज नरसिंह देव द्वारा बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिए गए। लास्ट पॉइंट लिखे अब आप, कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन। कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण, कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण प्राकृतिक आपदा था। कार्तिकेयपुर से जो इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, ठीक है जी, उसके जो परिवर्तन करनी थी, जो हुई थी, जो इसने सुभिक्ष राज तपोवन में जिसे अपनी राजधानी बनाई थी इसने, सुभिक्ष राजदेव ने, तो इसके जो परिवर्तन का कारण था वो प्राकृतिक आपदा था। ठीक है जी, तो इसकी परिवर्तन का कारण, राजधानी परिवर्तन का कारण प्राकृतिक आपदा था। अब आप लिखे इसमें, ये हेडिंग डाल के छोड़ दे, आज का पॉइंट होगा हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है जी, इसके राजवंश जो है राजा खत्म हो गए, जो इनकी अब प्रशासनिक राजवंश था हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।